बहुत स्वागत देख रहे हैं आप कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंगावकर जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी की बात हो रही थी, कल उन्होंने भाषण में जो आरोप लगाए, बीजेपी ने उसका जो जवाब दिया और उस पर हमारे मेहमानों की जो राय थी वो आपने सुनी। राहुल गांधी जी एक बार फिर विदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में ही जर्मनी की यात्रा पर जाने वाले हैं। 15 से 20 दिसंबर तक का उनका ये जर्मनी का दौरा रहेगा। आज क्या तारीख होगी साहब? आज 10 तारीख होगी, मतलब 15 तारीख को जाएंगे, 20 तक वो वहां रहेंगे और ये शीतकालीन सत्र जो है 19 तक है, तो मतलब इसके 5 दिन वो यहां नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जर्मनी के बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इवेंट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहां जर्मनी के मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। साथ ही राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। अब संसद सत्र के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी ने ऐतराज किया और उन्होंने विदेश नायक कहा है। राहुल गांधी को विदेश नायक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम नॉन सीरियस नेता कहा। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं है। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, तो इसलिए उनके बारे में तो जो अच्छा, इसका जवाब दिया बहन प्रियंका जी ने। प्रियंका जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल क्यों? प्रधानमंत्री तो महीने के आधे दिन विदेश में रहते हैं, सवाल सिर्फ राहुल गांधी से। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? चलिए, तो ये बात भी होगी कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और राहुल गांधी के विदेश दौरे, इनकी तुलना की जा सकती है क्या? पहले आपको हम लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी के पास। विजय लक्ष्मी, पहले तो ये उनके दौरे की डिटेल आप दे दें। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि सत्र चल रहा है, इस बीच में राहुल गांधी फिर चले विदेश। बिल्कुल, देखिए 15 से 20 तारीख के बीच का कार्यक्रम है सौरभ, और इसमें जो कांग्रेस की ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से हमें बताया गया है, एसडीपी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जर्मनी की, जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक पार्टी है, उसके इन्विटेशन पे राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं और इस दौरान इंडियन डायस्पोरा से वो बातचीत करेंगे। अलग अलग डेलीगेशंस के साथ उनकी मुलाकात होगी। कुल 5 दिन का ये दौरा है। 15 को राहुल गांधी विदेश जाएंगे और 20 तारीख को राहुल गांधी विदेश से वापस लौटेंगे। अभी जो जानकारी ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा दी गई है उसमें यही है। राहुल गांधी, लेकिन सौरभ, जो कंट्रोवर्सी होती है उनके विदेश दौरों को, वो अक्सर टाइमिंग को लेकर होती है। जैसे बिहार का चुनाव था, तभी उनका एक विदेश दौरा लगा। अभी का जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें ये विदेश दौरा है। तो टाइमिंग को लेकर के जरूर उन पर जो है कटाक्ष किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और वो ये जो तमाम जो कार्यक्रम है वो बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनमें शामिल होने के लिए जाते हैं, वो किसी निजी दौरे के लिए नहीं जाते हैं। और आज जब प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने वापस पलट कर कहा कि प्रधानमंत्री महीने में आधा समय जो है वो विदेश में रहते हैं, तो सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से क्यों सवाल पूछा जाता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि राहुल गांधी जाते हैं एक प्रोफेशनल दौरे के लिए, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर उनकी वापसी जो है वो डिले हो जाती है। अभी तो जैसे मुझे लग रहा है, याद आ रहा है जब वो था उपराष्ट्रपति के चयन की वोटिंग जब होनी थी, उस दिन भी, उस वक्त भी वो शायद नहीं थे। उसी दिन सुबह आए थे, उससे पहले नहीं थे। बिहार के इलेक्शन की गिनती जिस दिन थी, नतीजे जिस दिन आने थे, उस दिन भी वो यहाँ नहीं थे। चलिए, ये तो अलग बात हो गई। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि उनके भाषण पर कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। तो सीनियर जर्नलिस्ट है तबलीन सिंह, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी शुड सैक हिज स्पीच राइटर इफ ही वांट्स टू स्टार्ट विनिंग इलेक्शन। अगर चुनाव जीतने हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले अपने भाषण लिखने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए। लोकसभा की उनके भाषण में वो खादी और कांचीपुरम साड़ी से शुरू हुए और फिर वोट चोरी तक पहुंचे, और जो धागे वो बुन रहे थे उसी में उनका संदेश खो करके रह गया। ये उनकी राय है उनके भाषण पर। लेकिन मैंने एक बात सुनी है, वो विजय लक्ष्मी बता दें ठीक है कि नहीं है, कि राहुल गांधी ने कल पूरा भाषण नहीं पढ़ा। भाषण लंबा था, उन्होंने कुछ अब्रप्टली उसको छोटा कर दिया। ठीक बात है विजय? ये ठीक है। ठीक है।
देखिए, ऐसा सूत्र जरूर कह रहे हैं कि कुछ और बातें थी जो उनको अपने भाषण में इनकॉर्पोरेट करनी थी, और एक लंबा भाषण था जो उन्हें देना था, क्योंकि काफी सारी चीजें अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें, घंटा भर से ज्यादा उनकी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, और कल का भाषण महज 27 या 28 मिनट का था। तो काफी सारी चीजें और थी जो उम्मीद की जा रही थी कि वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने उनके भाषण में वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं दिखी। तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी सारी चीजें थी जो शायद तयशुदा भाषण था उसमें रही हो, और राहुल गांधी ने वो चीजें सदन के पटल पर ना कही हो। अब उसकी क्या वजह रही ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में कहते आए, लेकिन संसद में जब वो बोले, मसलन बीएलओस की डेथ का मसला, जो एसआईआर का जब प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट प्रांगण में, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस के नेता करते हैं, वहां पे लगातार बीएलओ की डेथ और तमाम बीएलओ से जुड़े, उनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल जो है वो उठाते रहे तमाम नेता। लेकिन संसद में कल जब राहुल गांधी बोले तो ये मसला जो है वो कहीं ना मतलब कहीं उन्हीं के उठाए मुद्दे जो है, कल जब और सबसे बड़े मंच से बोलने की बारी थी तो राहुल जी ने वो बातें छोड़ दी। अब कैसे क्यों छोड़ी ये बात हो सकती है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तो दो बातें होंगी साहब, उनका भाषण और उनके विदेश दौरे को लेकर। अभी आप बता रहे थे प्रियंका जी भी जा रही है विदेश? प्रियंका जी भी जा रही है, मेरे ख्याल से 19 को वो जा रही है, लेकिन तब तक तो सेशन खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए, 19 के बाद 19 के बाद वो जा रही है, 15 से 20 तो अब कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं विदेश दौरों पे, तो राहुल गांधी से सवाल क्यों है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री की जो विजिट्स होती है वो ऑफिशियल विजिट्स होती है, और वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। राहुल जी के लिए वैसे कह सकते हैं आपकी कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये मौका तो उनके पास होता है कि एक विपक्ष का नेता जब संसद का सत्र चल रहा हो तो, और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ दूं कि कोई कहेगा कि भाई हाउस का तो पता नहीं था, तो हाउस का पता ये नहीं था कि वो तो होता है नॉर्मली 23 तक चलता है, इस बार तो एक हफ्ते कम चल रहा है। सही बात। तो कम से कम एलओपी का तो ये मौका है कि वो उस पर असर्ट कर सके, सरकार के खिलाफ बात कर सके, अपने इश्यूज जो है वो उठा सके। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई उनको रहना ही चाहिए, लेकिन ये मौका तो उनके पास था ना, जिसको वो मौके को मिस कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखना चाहिए। कल के भाषण का भी आपने जिक्र किया, तो मुझे जानकारी दी गई वहाँ पर पार्टी की तरफ से, कि पार्टी से जो जानकारी मुझे मिली, दी तो नहीं, कि 45 से 50 मिनट का भाषण था वो। अच्छा। हाँ, और फिर क्यों उन्होंने खत्म किया एब्रप्टली वो खत्म हुआ आपका जो भाषण दिया उन्होंने। हाँ, तो वो एब्रप्टली खत्म हुआ, और शायद इसी वजह से, जैसे ये बीएलओ का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिन पर बात। टाइम लिमिट तो नहीं होती बोले? कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। चाहते तो 1 घंटा भाषण दे सकते। हाँ, 1 घंटा भी दे सकते हैं। वैसे भी वो तो पार्टी के टाइम को भी उसमें शामिल कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एलओपी के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। तो तवलीन जी जो भी कह रहे होंगे, वो मुझे नहीं पता स्पीच राइटर को, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही ना कि भाई वो जो साड़ी बुन रहे थे उसमें वो इशू खो गए, और शायद इसी वजह से वो कहीं पर मिस हो जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नॉर्मली क्या करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मैं देखता हूँ कि वो पॉइंटर्स बनाते हैं भाषण के लिए, भाषण नहीं लिखते, पॉइंटर्स बनाते हैं भाई ये इश्यूज पर हमें चर्चा करनी है। वो देखते रहते हैं कि ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, और बीएलओ जैसा इशू है, इलेक्टोरल फंडिंग का जो इशू है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में क्या, और वो सुझाव भी तो दे सकते थे ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब बातें वहां पर मिस हो गई। ये मौका चूक जाता है, मौका चूक जाता है। इससे बड़ा कोई फोरम नहीं हो सकता बात एक बार का। फिर उस बात को आपको याद दिलाऊं कि जो कहा जाता है राहुल जी के लिए, ही नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो वो उस तरह की बात वहां पर लगती है, और उससे पार्टी में भी बहुत सारे लोग निराश होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा वक्त और है। ये तो वो और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी, क्योंकि पूरा आप उनका सोचिए नैरेटिव ही वो इलेक्शन कमीशन पर चला रहे हैं। आप 6 महीने से जो मुद्दा उठाए चल रहे हो, उसके लिए, उसी के लिए आपका परफेक्ट दिन था, और आप उसमें जो है कहीं ना कहीं चूक गए, मिस कर गए। समीर जी, क्यों छोटा भाषण दिया होगा राहुल गांधी ने? आपके पास तो हर खबर रहती है। नहीं, अब देखिए राहुल गांधी के बारे में 2 दशक राहुल गांधी को राजनीति में हो गए, और 2 दशक के अंदर राहुल गांधी के आप तमाम तरह के, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हो, चाहे चुनाव के दौरान उनकी रैली हो, आप अगर देखेंगे तो कहीं राहुल गांधी ने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। ऐसा लगता है 20 साल बाद तो राहुल गांधी कम से कम 10 साल विपक्ष नेता का पद नहीं मिला। आप कहते रहे कि विपक्ष का पद नहीं रहा, आज आपके पास विपक्ष के नेता का पद है। आप एक जो मुद्दा उठा रहे हो, उस मुद्दे पे आपको तमाम तरह का अध्ययन करके, रिसर्च करके, तथ्यों के साथ भाषण देना था। और जब आपके पास ये सुविधा है कि आपके पास समय की लिमिट नहीं है, विपक्ष के नेता के रूप में आप लंबे समय तक बोल सकते थे, तो आप 1 घंटा भाषण देते। आप देखते जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते कि कितना तथ्यों के साथ आते हैं, अमित शाह जानकारी के साथ आते हैं, निशिकांत दुबे ने इतना बेहतर भाषण दिया, आपकी बहन थोड़ा बेहतर आपसे भाषण करने की स्थिति में आ चुकी है। राहुल गांधी के भाषण में समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते
जाते हैं, क्या अध्ययन करके आएंगे? कल आप कहा जाता है कि कम से कम 45 मिनट की तैयारी से आए, अचानक 22-23 मिनट के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं खत्म करना है और आपने भाषण को खत्म कर दिया। कोई पूरे भाषण में ऐसा पॉइंट नहीं कि जिसको उठाया जा सके और कहा जा सके कि राहुल गांधी ने ये पॉइंट उठाया और सरकार इससे असहज हुई है। मुझे लग रहा है कि सरकार, अब राहुल गांधी जब भाषण देंगे तो सरकार कहेगी भाई हमारा समय भी राहुल गांधी को दे दो, ये जितना बोले उतना अच्छा है। तो आप समय मिलता है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हो। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का उसके लिए जाते हो नहीं, मतलब हो सकता है कि शशि थरूर उनको यहाँ परेशान कर रहे हो तो सोचें कि अब हम यूएन जनरल नहीं, सेक्रेटरी। लेकिन सौरभ जी एक इंप्रूवमेंट दौरे है, करते हैं कम से कम राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का ऑफिशियल बता रहे हैं, वरना राहुल गांधी कहीं कंबोडिया जा रहे हैं, कभी चिली जा रहे हैं, कभी ब्राजील और पेरू जा रहे हैं। उस सेंस में पर्सनल यात्रा नहीं है, मतलब जैसे वो एलओपी कभी वो ध्यान लगाने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, जैसे वहां थाईलैंड गए थे, कहीं गए थे, वो निजी यात्रा होती है। ये वैसी नहीं, क्योंकि इसके पब्लिक प्रोग्राम्स होंगे, उसकी जानकारी दी है। चलिए एक लाइन उसके एक बाद मिनट हो तो मैं आपको प्राइवेट एक यात्रा किस्सा है, सुनाना ब्राजील चाहता के हूँ। बाद। राहुल जी से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उनके काम आ सकता है कि एक बड़े विपक्ष के नेता हुए एक जमाने में, राजस्थान में विधानसभा में वो रहते थे, तो वो बहुत लंबे समय विपक्ष में रहे। उनका जो इम्प्रेशन था वो ये था कि वो कई बार क्या करते, जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कि वो खाली फाइल उठा कर ले आते, फाइल खाली है, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, और वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय जी ये मतलब इशू है उनके पास लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी बोलते हैं अध्यक्ष जी ये मंत्री जी की फाइल है, मैं चाहता हूँ टेबल कर दूं जिस पर सारे घोटाले हैं चर्चा, और वो पूरा सदन जो है खाली फाइल, लेकिन वो कॉपी तो खाली लेके जाते राहुल समाज और वो जो है वो करते हैं उस पर, और वो बात करके वहां पर मंत्री और सरकार बड़ी मुश्किल में आ जाती है। तो वो जो समीर जी ने कहा ना कि ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए एलएपी को जो सरकार को असहज करे, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो या सरकार के लिए जवाब देना जरूरी हो। अपॉर्चुनिटी इसको हम जर्मनी कहेंगे। के किस पार्टी के इनविटेशन पे जा रहे हैं, आपने उस पर गौर फरमाया क्या? देखा आपने वो कौन सी पार्टी है? वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसका लीनिंग क्या है, आइडियोलॉजिकल लीनिंग क्या है? आइडियोलॉजिकली लेफ्ट लीनिंग है, वर्कर्स राइट्स। ठीक है, वो तो अब सभी जानते हैं, वो तो राहुल गांधी के मुद्दे सर अब यही हैं, लेफ्ट लीनिंग मुद्दे ही हैं। पहले जब वो जाते थे तो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के इनविटेशन वगैरह पे जाया करते थे। राइट विंग जो वहाँ पर पावर वगैरह में रहती थी वो पार्टियों के साथ इंटरेक्ट करते थे। नरेंद्र मोदी ने वो सब चीज़ बदल दिया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब वो जो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो एक पिटी हुई पार्टियां, अब वो मिलेंगे। पिटता है ना तो कप्तान उसको हटा देता है 5 ओवर की। एक खबर जो कल की थी उस पर रिएक्शन लेकिन आज आया, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। कल हमने आपको बताया था कि दिल्ली की एक अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम पहले आना और उनको नागरिकता बाद में मिलना, इस मुद्दे पर उनके पास मामला गया, उस पर नोटिस जारी किया है। और अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के मामले में उनको और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। सोनिया गांधी पर आरोप यह था कि 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली और इससे 3 साल पहले 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम था। तो अदालत ने इस पूरे प्रकरण की सुनवाई अब 6 जनवरी के लिए रख दी है। अब उनके ऊपर इस अदालत की नोटिस का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। उनसे सवाल पूछा, साहब ये मामला अदालत में चला गया, नोटिस जारी हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेवजह बीजेपी सोनिया गांधी के पीछे पड़ी है। अब वो एक 80 साल की महिला है, अब तो उन्हें कम से कम छोड़ दें। सेशन कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सोनिया जी को। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों, किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। अब बीजेपी ने पूछा कि राहुल जी भी बोले एसआईआर उनका मुद्दा है, तो इसका भी जवाब दे दें साथ साथ कि नागरिकता लेने से पहले वोटर कैसे बना जाता है। भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उसके ऊपर भी अपना वक्तव्य रखेंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उस पर
राहुल गांधी जी क्या सफाई देते हैं। अब राहुल जी ने तो नहीं, लेकिन प्रियंका जी ने सफाई दे दी। उनकी सफाई यह है कि जो भी हुआ वोट नहीं दिया सोनिया गांधी ने नागरिक बनने से पहले, त्रिपाठी जी। और ये भी कहा भाई 80 साल की वृद्ध महिला है, छोड़ दो, अब तो अभी भी पीछे पड़े उनके। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। राजनीति में जो लोग हैं या किसी जिम्मेदार जगह पर हैं, उम्र होने की वजह से छोड़ दिया जाए तो लालू जी को छोड़ तो दिया गया था, दोषी होने के बावजूद वो बढ़िया अच्छी वाली बस बनवा के वो प्रचार करते हैं, तो ये तो अलग ही विषय है। और सोनिया जी देखिए, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उस मसले को क्यों उस तरह से नहीं उठाती है, क्योंकि सीधे सीधे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह से उस पूरे के पूरे कार्यकाल में काम किया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस पर क्या सर्वोच्च न्यायालय में बहस नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है होनी चाहिए, नंबर 1। अब इस मसले पर आए, क्या हुआ कैसे हुआ वो सब अपनी जगह है। अगर कोई एक प्रमाण है तो ये ओनस सोनिया गांधी के ऊपर जाएगा कि वो साबित करें कि उन्होंने कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं किया है। अगर प्रियंका जी कह तो रही है नहीं डाला वोट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट डाला या नहीं डाला इससे क्या होता है? वोट डालना तो कोई बात ही नहीं है ना। आप अगर मतदाता सूची में आए नागरिक बनने से पहले, तो चाहे आपने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन अगर आप मतदाता सूची में हैं, वोट डाले नहीं डाले, आप कहेंगे हम नहीं बनाए, कोई और बनाया, लेकिन वो हुआ तो क्यों हुआ, किस नियत से, और सीधे सीधे फर्जीवाड़ा। पहले कैसे होता था? पहले 1980 में मेरे ख्याल से तब वोटर कार्ड भी नहीं था, आधार तो बिल्कुल ही नहीं था, तो कैसे बनते थे वोट? घर के पते से बन गया कि घर यहाँ रहते हैं, उससे बन गया। लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट पेच है जो मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि 1980 में, मैं कह रहा हूँ, देखिए सोनिया गांधी, एक बार कंप्लीट कर लें सर। 1980 में वो बना, गलत सही तो जो होगा, और वोट देना तो खैर मसला नहीं है कि वोट दिया कि नहीं दिया, ये भी कल भी हमने चर्चा की थी। लेकिन कांग्रेस, मान लो सोनिया जी के लिए ये मान लें कि उनको नहीं पता था, तो वो 1980 में उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम आया, और कांग्रेस ने 1982 में वापस कर लिया उनका नाम। ठीक है, तो इसका मतलब उनको जानकारी थी, गलत है ना। फिर 1983 में उनका नाम दोबारा आया है, उस समय भी वो सिटीजन नहीं थी। वो 1 जनवरी 1983 को वोटर लिस्ट में शामिल हुई, जबकि सिटीजन 83 में तो बनी है ना, अप्रैल में बनी। अच्छा, अप्रैल में, अप्रैल 1983 में वो सिटीजन बनी है, और वो 1 जनवरी 1983 को फिर से दोबारा लिस्ट में आया। तो मतलब ये सारे मामले हैं जिस पर चर्चा लेने से, नागरिकता मिलने से पहले एक बार वोटर बनी, बस उसमें फिर उसको हटाया गया, फिर दोबारा बनाया उनके पास क्या वो एक्सक्यूज देंगे, क्योंकि उस समय कोई वोटर लिस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की या कोई था कि नहीं था, और प्रधानमंत्री आवास में वो रहती थी। तो ये कल भी मैंने उठाया था मुद्दा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से और खासकर से राहुल गांधी के परिवार के तरफ से सफाई आनी चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री आवास में जब श्रीमती सोनिया गांधी रह रही थी, तब वो भारत की नागरिक नहीं थी, और भारत की नागरिक न रहते हुए भी वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था। कहीं पर न कहीं तो उनके एड्रेस को, इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सोनिया गांधी नेचुरल सिटीजन नहीं है भारत की। जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसमें ये नेचुरलाइज सिटीजन है, नेचुरलाइज सिटीजन है। और ये एक विदेशी नागरिक भारत के प्रधानमंत्री के आवास में रह रहा हो, बिना नागरिक हुए वो वोटर लिस्ट में अपनी जगह प्राप्त कर रहा हो, ये कितना गंभीर बात है। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं, इसको सिर्फ टेक्निकली मत लीजिए, और इसको कायदे से, तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था बिल्कुल सही किया था, और उस अनुसार से जवाब नहीं आया। अरे वैसे आपको मैं बता दूं, ये मामला जो था पहले मैजिस्ट्रेट के पास गया था, उन्होंने मामला खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर फिर अब ये रिवीजन में गया है मामला राउस एवेन्यू कोर्ट के पास, तब नोटिस इशू हुआ है। पहले तो मामले खारिज कर दिया दोबारा गया है, तो उसमें भी उसको भी शामिल किया कि भाई ये रिजेक्ट किया गया, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कैसे रिजेक्ट किया। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। घुसपैठ जैसा नहीं कहेंगे क्योंकि आई तो कागज पे ही होंगी। चलिए अब घुसपैठ की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आप देख रहे हैं क्या माहौल है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान करें, ऑपरेशन टॉर्च उसको नाम दिया, और टॉर्च बड़ी तेज हो गई है। अब बीजेपी सरकार घुसपैठियों का पूरा सफाया करना चाहती है, इसीलिए पहले तो अब एसआईआर प्रहरी बनाए गए हैं कि आप जाकर के सजग होकर के एसआईआर के तहत देखिए कि कोई गलत आदमी इसमें ना आए। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जाएं, कम नाम कटें, तो उन्होंने पीडीए प्रहरी बना रखा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद
बड़े बड़े शहरों में पुलिस की टीमें जगह जगह जाकर उन इलाकों में रह रहे लोगों की जांच कर रही हैं जहां पर उनके किसी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने की उम्मीद है। अब राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद 17 शहरों में घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। सर टोटल ये 3 फ्लोर का है, जिसमें 50 लोगों की बेड कैपेसिटी है, रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसमें 30 पुरुष के लिए, 20 महिलाओं के लिए। यस सर, इसमें किचन की भी व्यवस्था है और जिसमें 2 किचन। अब ये जो थे एक ऐसे ही मेकशिफ्ट डिटेंशन सेंटर के केयरटेकर थे। अभी ऐसा नहीं है कि कोई नए इमारतें बनाई जा रही हैं। अभी फिलहाल जहां जो भवन मिल रहा है उसको टेम्पररी डिटेंशन सेंटर का नाम दे दिया जा रहा है और वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था वगैरह कर दी जाएगी, अंदर रहने वहने के इंतजाम कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एस्टेब्लिशमेंट बन रहा हो कि ये डिटेंशन सेंटर है। अच्छा, मैं आपको अब दिखाता हूं बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने 2 पोस्ट किए हैं, वो आपको देखने चाहिए। उन्होंने इन पोस्ट के जरिए इसी, क्योंकि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं घुसपैठ से, तो मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए बीजेपी ने लिखा है, वो दिखा दीजिए। एक तो ये पहले जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बीजेपी ने कहा कि भाई ममता बनर्जी जो है वो कल वो जो गीता पाठ हुआ था ना परेड ग्राउंड में बंगाल में, कोलकाता में 5-6 लाख लोग दावा किया जा रहा है उसमें थे, उसका न्योता इनको भी था वहाँ जाने का, गीता पाठ करने का, तो वहाँ नहीं थी। तो बीजेपी ने ये तस्वीर पोस्ट करके कहा है कि आपको गीता पाठ नहीं करना हमारे साथ, आप ना करें, लेकिन सनातन की परंपराओं का मजाक ना उड़ाएं। अब ये तस्वीर है मदन मोहन मंदिर की, कूच बिहार में, और बीजेपी कह रही है कि इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। उनको यही नहीं मालूम कि घंटी या घंटा जो है वो कैसे बजाया जाता है। तो वो क्या इसमें कुछ गलत है? देख लेते हैं एक बार। घंटी नहीं बजाई जाती हो तो लग रहा है जैसे मुंगड़ा बांध रही हो। ठीक नहीं कर रही है। इसको है ना, ये नॉन इशू को इशू बनाना है। और दिक्कत क्या है कि बीजेपी को ये परेशानी है कि ममता जी मंदिर क्यों चली गई। असली बात ये है, उसमें दिक्कत ही है। असली दिक्कत है। बीजेपी ने ममता जी को फोर्स किया है मंदिर तक पहुंचने के लिए। दूसरा उन्होंने जो है एक पोस्ट किया है, वो अगर है आपके पास वो दिखा दीजिए। ऐसे मुर्शिदाबाद 70-30, 70 बड़ा बड़ा और 30 छोटा छोटा, मतलब मुर्शिदाबाद में, हाँ ये आ गया, मुर्शिदाबाद की आबादी 70% मुसलमान हो चुकी है, 30% हिंदू रह गए हैं। और बीजेपी कह रही है कि जरा आप ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद मॉडल को समझिए। वो जानबूझकर घुसपैठियों को जगह देना चाहती हैं, उनको वोटर और नागरिक बनाना चाहती हैं, क्योंकि एक बार अगर ये आबादी यहीं पहुंच गई पूरे बंगाल की 70-30 जो भी मुर्शिदाबाद की है, तो फिर उसके बाद चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाएगा। उनका कहना यह है कि ये वोट हमेशा उनके साथ इसीलिए रहेगा और ममता बनर्जी सत्ता में हमेशा के लिए इसलिए रहेंगी क्योंकि इस वोट बैंक को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ जो है ममता बनर्जी जो कुछ उनके तुष्टिकरण के लिए करती हैं वो इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर ये अनुपात बन गया आबादी का पश्चिम बंगाल में, तो फिर आप भूल जाइए कि कभी वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। सर, योगी आदित्यनाथ ने जो ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया है, तो उससे टॉर्च से टॉर्चर कौन हो रहा है? ममता बनर्जी हो रही है, अखिलेश यादव हो रहे हैं कि भाई ये इस टॉर्च से सबसे ज्यादा टॉर्चर वो हो रहा है कि भाई जब करेंगे तो सारे घुसपैठिए पकड़े में आएंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने जो जगह जगह जो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा जगह इनको कोई एक खेल ग्राउंड ले लेना चाहिए, स्टेडियम, वहां सारे प्रदेश के इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए। उससे क्या होगा ना सर कि एक जगह वो सबका व्यवस्था होगी, इतना मैन पावर लगना, इतने खाने की व्यवस्था, एक जगह इंतजाम करें। सर समय बिल्कुल नहीं मेरे पास, बहुत शॉर्ट में। देखिए, ये ममता बनर्जी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। सीपीएम ने इस वोट बैंक को खड़ा किया था और सीपीएम को इन्हीं लोगों ने, मुसलमानों ने उखाड़ करके फेंक दिया। 73%, 36% से 73% मुस्लिम आबादी जो है वो आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस के पास थी, जो कभी सीपीएम के साथ हुआ करती थी। और इसका दूसरा स्टेज ये है कि जैसे ही ये 70% आबादी रहेगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, बंगाल का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम होगा। अच्छा।